हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हमने बात की दिव्य सुनील आचार्य से। सर जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं, योगिक लाइफ के एक्सपर्ट हैं। सर से हमने बात की सर्कैडियन रिदम के बारे में। सर्कैडियन रिदम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रिदम जो हमारी पूरी बॉडी में हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स, हमारे मूड, हमारे डाइजेशन, इन सब पर इफेक्ट करता है। सर्कैडियन रिदम क्या है, कैसे इसको फॉलो करके हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी और बेटर बना सकते हैं, इस एपिसोड में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी आपका एपिसोड में। बढ़िया। सर आज हम सर्कैडियन रिदम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये सर्कैडियन रिदम क्या है और इसको एक आम व्यक्ति कैसे समझ सकता है। इसको दूसरी भाषा में हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि जो नेचर का एक जो रिदम है, जो आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम सन से जोड़ते हैं, मून से जोड़ते हैं, कि अगर हम सुबह सनलाइट जैसे ही आती है तो हमें उठना चाहिए और मूनलाइट स्टार्ट होती है तो हमें सोना चाहिए। तो अगर हम इससे अपने आप को ट्यून अप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना डे का रूटीन बना लें तो हमारा जो स्वास्थ्य है फिजिकल और मेंटल वो थोड़ा फिट रहता है। जी सर, आपने बताया कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है जो नेचर ने हमको दी है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये काम कैसे करती है। अगर हम इसको थोड़ा और डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करें तो आपने कहा कि ये मून और सन के रिदम के हिसाब से चलती है, तो हमारे अंदर का सिस्टम जो है वो कैसे इसके साथ अलाइन होता है, कैसे वर्क करता है इसके साथ। जनरली अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को समझें तो मॉर्निंग में जैसे ही सनलाइट हमारी आँखों पर पड़ती है तो जो हमारा रेटिना है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट डालता है, तो वो एक मैसेज देता है कि अब मुझे उठना चाहिए। और उस टाइम हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और वो सारे हमारे ऑर्गन्स को मैसेज देता है काम करने के लिए, जिससे कि हम एक्टिवली काम करें। और जैसे ही शाम को हम मूनलाइट की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सेल्स का, ऑर्गन्स का, वो रेस्ट मोड की तरफ जा रहा है। और उस रेस्ट मोड एक इंडिकेशन देता है हमारे ब्रेन को कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। और अगर हम उस रिदम में चल रहे हैं, सन और मून के रिदम में, अपनी डे को हम उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं जैसे नेचर एक रिदम में चल रही है और हमने उसी रिदम को फॉलो कर लिया है, तो समझ जाइए कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ फिट रहेगी। जैसे ही हम इसको चेंज कर देते हैं, लेट उठ रहे हैं रात को लेट सो रहे हैं, और हम उस रिदम को, या फिर कुछ लोगों का जॉब साइकिल ऐसा होता है जो नाइट जॉब होती है, तो उनके लिए ये सारा सिस्टम ब्रेक हो जाता है। कुछ लोग स्टडी के कारण जान के अपना ब्रेक कर देते हैं। कुछ लोग आजकल जो मोबाइल देखते हैं या टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, तो आजकल जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्लू लाइट के सामने जितना हम रहेंगे तो हमारा रेटिना मैसेज देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी तो डे है। और उसको मून और डे, सनलाइट और मूनलाइट को वो ठीक से रिदम को पकड़ नहीं पाता जब हम उसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ टीवी, बिकॉज ऑफ लैपटॉप। तो हमारा ये रिदम बदल जाता है और इसका इम्पैक्ट सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। और जब इम्पैक्ट हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। और वो शुरुआत होती है पहला सीधा डाइजेशन से, इंसोम्निया से, और वो फिर कोई भी डिसीज़ हो सकती है। तो ये बहुत सिस्टमैटिकल एक तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने यही बताया कि आज जो हम लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर
खाना जो है वो लेट खा रहे हैं, और मतलब जब हमारे को ये कहा जाता है कि एक तरीके से अग्नि जो है हमारी पेट की अग्नि वो तब एनर्जी में होती है दोपहर के टाइम पे जब हमें खाना खाना चाहिए, लोग उसको स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और अपना डिनर और अपना जो लेट नाइट डिनर है वो ज़्यादा लेने लग जाते हैं, जो कि लेना ही नहीं है, जो कि इस तरह करना ही नहीं है अगर हम क्लॉक वाइज बात कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि प्रॉब्लम शुरू हुई सुबह लेट उठने से, लेट खाने से, और फिर वो शुरू होती है कि एंड तक हम रात को भी खा रहे हैं क्योंकि सुबह तो खाया नहीं है, हमने अपना लंच नहीं लिया, अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया और सीधा हम लेट नाइट खा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे, आपने ब्लू लाइट की भी बात की कि कैसे इंसोम्निया जो है आजकल ये इसलिए ये समस्याएं बढ़ रही हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, तो जो लोग एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं यानी कि इस सर्कैडियन रिदम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो कैसे इसको मतलब क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका तो रूटीन ही इस तरीके से है, तो वो क्या कर सकते हैं? जनरली मैं तो यही अपने स्टूडेंट्स या जो मेरे से एडवाइस लेते हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि जो एक टाइम क्लॉक है मून और सन का, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करें कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें हम सजेस्ट कर देते हैं, जैसे कि अगर हम होल नाइट जॉब कर रहे हैं और दिन में ही सोना है, तो अपने रूम को डार्क कर लें, पूरा उस तरीके से एनवायरनमेंट बना लें कि हमारे रेटिना जो मैसेज दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, कम से कम वो थोड़ा सा ये दे कि अब नाइट है और पूरा रेस्ट प्रॉपर मिले, और थोड़ा साउंड डिस्टर्ब ना करे और स्लीप प्रॉपर हो, क्योंकि स्लीप का संसार में कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर है, इवन जो लोग थोड़ा लेट नाइट सो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम 10 to 10:30 व्यक्ति को सो जाना चाहिए, लेकिन कोई कारण से वो 12 o'clock सो रहे हैं या 2 o'clock सो रहे हैं एट नाइट, तो वो अपनी नींद 7 to 8 आवर पूरा करने के लिए थोड़ा लेट उठें, प्रॉपर 7 to 8 आवर प्रॉपर डीप स्लीप लें। आई एम नॉट सेइंग कि उनको अर्ली उठना है, और जब भी अगर थकान लगती है इवन देन, और वो अपने आप को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो योग निद्रा को ट्राई करें। योग निद्रा एक ऐसा टेक्निक है जिसको अगर हम 28 सेकंड का प्रॉपर है, जो स्टैंडर्ड है, जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का आवाज़ में है या उनके गुरु जी का है, तो उससे व्यक्ति को डीप स्लीप का फीलिंग आ जाती है और उससे व्यक्ति एनर्जाइज फील करेगा। और जनरली क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो लॉट्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और उन थॉट्स को लेके सो रहे हैं। इवन मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ कि लेट नाइट काम किया और सोते समय भी मोबाइल देख के सो रहे हैं, तो वो बहुत हार्मफुल है। मतलब एक तो जॉब के कारण लेट हुए और उसके बाद भी मोबाइल देख के सो रहे हैं, तो फिर वो जो लाइट हमारे आंखों पे जा रही है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। दूसरा, उसके साथ साथ जो थॉट प्रोसेस जा रहे हैं, जो हम थॉट कैरी ऑन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का, आई एम नॉट, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं उसका थॉट क्रिएट होगा, उस थॉट के साथ सोएंगे, वहाँ भी आप डीप स्लीप नहीं सो पाएंगे। उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। जैसे जनरली हम बात करते हैं आनापानसति प्राणायाम की बात करते हैं, और श्वास पर जितना ध्यान लगाएंगे उतना आप डीप स्लीप सो पाएंगे, थॉटलेस सो पाएंगे और आप एनर्जेटिक उठ पाएंगे। तो वही तरीका योग निद्रा में बता रहे हैं कि आप थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक इंटरेक्शन हो रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है कि आपको पहले बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करना है, ऑर्गन्स को रिलैक्स करना है, तो हर चीज़ को आप रिलैक्स करते जा रहे हैं और उससे आप डीप स्लीप 3-4 घंटे को का रेस्ट ले पाते हैं योग निद्रा से। तीसरा बात, जो इस तरीके का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो उनको फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स हमारे गट हेल्थ को ठीक रखते हैं, और जो हमारे जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, तो ये सब हमारे प्रॉपर तरीके से ब्रेन में, क्योंकि हम टाइम पर सो नहीं रहे हैं और हमारा रिदम बिगड़ा हुआ है, तो हमारा गट हेल्थ भी सपोर्ट करती है। तो उन कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखें वो लोग,
जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है, रात में जगना ही है, सिक्योरिटी का काम करते हैं, बॉर्डर पर लोग हमारी रक्षा करते हैं, इस तरीके, या जो ट्रेन चलाते हैं या फ्लाइट में जॉब करते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनका जॉब ही ऐसा है, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सर्टेन लेवल पर उनकी हेल्थ बेटर रहेगी। सर जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार कि आपने बताया कि कैसे हम जो है लेट नाइट जॉब करते हैं वो कैसे अपने आप को जो है रूटीन में ला सकते हैं या क्या कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं सर्कैडियल रिदम के हिसाब से काम करने के लिए। लेकिन क्योंकि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक नया टर्म दे दिया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इंसोम्निया हुआ है तो उसे नया टर्म दे दिया, बीमारियां जो हो रही हैं वो अब सर्कैडियल रिदम के हिसाब से हो रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये कोई नया टर्म, नया वर्ड लेकर के आया गया है या फिर ये हमारे आयुर्वेद में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हमेशा से रहा है? मैं जब इसको शब्द को सुना तो मैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया डीप, तो समझ आया कि ये ऑलरेडी हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर में, और मैं योग में मैंने पढ़ाई की है, तो योग के अगर लैंग्वेज में देखें या आयुर्वेद में, तो एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि दिनचर्या हमारी आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो आयुर्वेद बहुत डिटेल में हमें बताता है, ऑलरेडी बताता है, और ये सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक से भी कई लेवल ज़्यादा गहरा बताता है। और ऋतुचर्या तो और हम इसको हम डीप लेवल पर ले जाते हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ठंडी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, गर्मी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना। सर्केडियन रिदम का कॉन्सेप्ट मात्र डे और नाइट तक ही सीमित है, लेकिन आयुर्वेद इतना गहरा बताता है। तो हम उतना डीप लेवल पर जनरली जो जो पुराने लोग हैं, या हम कह सकते हैं हमारे दादा दादी हैं, वो ध्यान रखते थे कि बेटा बारिश का मौसम है तो हमें दही अवॉइड करना है, या ठंडी हो गई है तो चावल अवॉइड करना है, या जिनकी कफ की प्रकृति है तो उनको सुबह केला नहीं खाना है, जिनको गैस बनती है तो उनको जो बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो ये सब ऑलरेडी हमारे पुराने लोग फॉलो करते थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस आगे बढ़ी, दूसरा यूट्यूब के माध्यम से, हमारा गूगल के माध्यम से, लोग मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उन चीज़ों को लोग अवॉइड या उनको नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि सब जॉब के कारण अकेले रह रहे होते हैं, तो उनको दादा दादी नाना नानी का जो नॉलेज थी वो उतना कैरी ऑन नहीं हो पाई, लेकिन बहुत डिटेल में बताया है। ये तो मैं आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर हम इसको यौगिक तरीके से सोचें तो, और मैं जब पढ़ता था तो हमारे जो 5 प्राण के बारे में बताया है योग में, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हर प्राण का एक अपना रिदम है, हर प्राण का अपना एक प्लेस है। और जैसे फॉर एग्जांपल अपान जो हमारा प्राण है उसका एक टाइम है, एक उसका प्लेस है। अगर उस टाइम पर हम उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो उस समय हमारा अपान वायु हमारे जठराग्नि के आसपास होता है, तो हमारा पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। अब सोच के देखिए, अगर उस टाइम में व्यक्ति नहीं उठा, लेट उठ रहा है, अपान वायु तो टाइम पर हुई और उसने अपना रिदम ब्रेक कर दिया। अब उस दूसरे हम रिदम में उठ रहे हैं तो पेट साफ होने में टाइम लगेगा, और अगर पेट हमारा क्लीन नहीं हो रहा तो मेन कॉज है ऑल डिसीज का स्टमक। स्टमक शुड बी क्लीन एट द मॉर्निंग टाइम। और यहाँ तक बोला है कि हम जब पेट साफ करने में उतना समय लगे जितना कि हमें 2 से 3 श्वास लेने में लगता है, मतलब इतना फास्ट। लोग आजकल टॉयलेट में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे, अब तो मैं कहता हूँ मोबाइल देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे थे। अब जो बाथरूम है वो एक लग्जरी, एक स्टाइल बन गया है लोगों का, वो ज़रूरी है ही नहीं। अगर हमने रिदम समझ लिया अपने प्राणों का, हमने रिदम समझ लिया, हमने ऋतुचर्या का रिदम समझ लिया, हमने दिनचर्या का, तो सर्केडियन रिदम तो
इन सब चीज़ों के आगे तो बहुत छोटा रह जाता है। एक और हमारे ग्रंथों में चर्चा होती है जिसको हम तिथिचर्या कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि आज पूर्णिमा है तो हमें ये ध्यान रखना है, पूर्णिमा पे पूरा फुल मून होता है तो हमारा फूड इस तरीके से खाना है। अमावस्या है तो हमारे पुराने, मुझे याद है मेरी माताजी कुछ न कुछ भोजन निकालती थीं और उस दिन हमें ये नहीं खाना, ये खाना है। और एक हमारे तिथिचर्या में एक बासोड़ा एक शब्द का प्रयोग होता है जिसमें बासी खाने को भी बोला है कि ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक शब्द हमेशा लोग फॉलो करते हैं सनातन परंपरा में, एकादशी। कुछ लोग एकादशी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, उसमें चावल नहीं खाएंगे, कोई भी अन्न नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। और उसका जो साइकिल है, जो रिदम है, वो एकादशी का मतलब एकादशी वाले दिन मॉर्निंग से शुरू होता है और द्वादशी को लंच पर ख़त्म होता है। तो इस तरीके से भी लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें हमारा मतलब 36 आवर हम फास्टिंग में चले जाते हैं और वह फास्टिंग हमारे अंदर के बहुत सारे ऐसे सेल्स जो हमें डिस्टर्ब करते हैं या डिसीज़ क्रिएट करते हैं वो भी क्योर होने लगते हैं। तो ये जो तिथिचर्या है, अगर हमने अपने तिथि के अकॉर्डिंग हमने अपने बॉडी के रिदम को या सिस्टम को फॉलो कर लिया तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्दी है। बिल्कुल, फास्टिंग करने से इस तरीके की ना तो हम सिर्फ हेल्दी रहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, बल्कि जो डिजीज हमें घेरे हुए हैं वो भी धीरे वो भी धीरे क्योर खत्म होने होने लगती है। हम बात कर रहे थे सर्कैडियल रिदम की, और आपने ये भी कहा कि आयुर्वेद में हमेशा से है, योगिक कल्चर में भी हमेशा से है, और ये सर्कैडियल रिदम जो नाम दे दिया गया है, इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है, और इसको साइंस भी मानता है, जो हमारे आयुर्वेद में हमेशा से था। तो सर, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं सर्कैडियल रिदम के बारे में, तो ये नुकसान हमें कैसे पहुंचा रही है? मतलब हम अपने जीवन में ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही ये काम कैसे कर रही है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। देखिए, सर्केडियन रिदम को या बायोलॉजिकल क्लॉक को या हम ऋतुचर्या को या दिनचर्या को अगर देखें तो सारा फोकस हमारा एक तो डाइजेशन पे होता है और एक हमारा स्लीप पर होता है, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर नर्वस सिस्टम से समझें, और नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से लिंक है, अलग नहीं है। अगर हमारी स्लीप डीप होगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा होगा तो स्लीप भी बेटर होगी। तो जो जठराग्नि एक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जठराग्नि का एक समय है। मैं जनरली ये बोलता हूँ कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए, एक तो टाइम से होना चाहिए। लगभग जैसे अगर हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 और 6 के बीच में, तो 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से कर लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल व्यक्ति की बात करें तो उसका ब्रेकफास्ट प्रॉपर फ्रूट्स का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि न्यूरोथेरेपी बोलती है कि हमें एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस रखना जरूरी है। मैक्सिमम हमारे जो मील्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, कॉफ़ी, चाय, ये सब पी रहे होते हैं। लेकिन जो सन कुक्ड फूड है वो हमारा एल्कलाइन फूड है, जो सिर्फ फ्रूट्स हैं। तो एटलीस्ट एक मील हमारा फ्रूट्स का हो, और मॉर्निंग में फ्रूट्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि हम होल नाइट हमें एक ब्रेक मिला। मॉर्निंग में सारे ऑर्गन्स की क्यूरियोसिटी होती है कि हमें हेल्दी फूड मिले, न्यूट्रिशन वाला मिले। उसमें हर सीजन और हर रीजन का अपना एक फल है, अपना उसके एक मिनरल्स हैं, उसके प्रोटीन्स हैं, उसके अपने विटामिन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेब का सीजन में सेब अगर हमने अच्छे से खा लिया और 1 महीने खा लिया तो विटामिन ए की पूर्ति हो गई। कीनू, संतरा और मौसमी के सीजन में अगर हमने ये अच्छे से खा लिया तो विटामिन सी की पूर्ति होगी, जो होल ईयर हमें सपोर्ट करेगी। और अगर हमने आजकल अभी शुरू होने वाला है शरीफा, तो वो विटामिन B12 जम के होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, अगर उसको खा लिया तो उसकी पूर्ति होगी।
तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि एक मील हमारा प्रॉपर फ्रूट्स का होना चाहिए। अगर हम थोड़ा फिजिकल काम करते हैं और हमें और स्ट्रेंथ चाहिए, या बच्चे हैं तो उनको नट्स, जिसमें गुलबंदी बादाम है, अंजीर है, बच्चों के लिए काजू है, अखरोट है, किशमिश है, मुनक्का है, थोड़ा थोड़ा, और खजूर है अच्छे क्वालिटी के, थोड़े से सीड्स हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, कद्दू, अलसी, इन आधा आधा चम्मच। तो हम पूरा एक कटोरी भरकर अगर हमने खा लिया, आप फील करेंगे होल डे आप एनर्जेटिक फील करेंगे, सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट। लंच के टाइम हमारा जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, लंच हमें प्रॉपर बढ़िया से करना चाहिए। और आयुर्वेद बोलता है कि लंच करने के बाद थोड़ा सा विश्राम, अगर हम ऑफिस में भी हैं तो चेयर पर, और घर में हैं तो लेटकर, बाईं करवट कुछ टाइम सीधा और दाईं करवट, हमें विश्राम करना चाहिए। उससे हमारा जठराग्नि को पूरा टाइम मिलता है उसको डाइजेस्ट करने में। उससे हम अपने आप को और बाकी होल डे के लिए और एनर्जाइज कर लेते हैं। और रात्रि का भोजन हमें कोशिश करें 7:30 बजे से 8 के बीच फिनिश कर लें। इससे 8 to 8 हमें 12 आवर हमने सारे ऑर्गन्स को रेस्ट दिया, उसको एक रिदम में लाने के लिए हमने टाइम दिया। और जब हम फ्रूट्स और नट्स खा रहे हैं फिर और टाइम दे दिया कि हमने कोई एसिडिक फूड नहीं खाया। इससे बहुत सारी डिसीज क्योर हो जाती हैं। और हम जो बोलते हैं कि जिसका सर्केडियन रिदम बिगड़ गया और बहुत सारी डिसीज आ गई, या जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक सब कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन सब कुछ अगर ये जो रूटीन को अगर उसने फॉलो कर लिया तो विद इन द 3 months उसका सारा सर्केडियन रिदम प्रॉपर हो जाएगा, हेल्थ बेटर होने लगेगी। बहुत सारे जो इंसोमिनिया का इशू है, डाइजेशन का इशू है, या स्टमक डिसऑर्डर है, या फीमेल डिसऑर्डर है, वो रिवर्स होने लगेंगे। तो वही कि हमें अपना सर्केडियन रिदम को वापस नेचुरल तरीके से लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए। जी। सर, आपने बहुत ही अच्छे से सर्कैडियन रिदम के बारे में बताया कि ये कैसे काम करती है और क्यों हमें बोला जाता है कि हमें जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह खाना है, और जो लंच है वो हमें एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति की तरह खाना है, और जो डिनर है वो हमें पुअर व्यक्ति की तरह करना है। ये हमने काफ़ी सुना है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि क्यों हमें ज़्यादा ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना है और उसमें फ्रूट्स ही खाने हैं, और डिनर कैसे हमें अपना रात का आखिरी भोजन जो है वो लाइट लेना है, और डिनर जो है वो जल्दी कर लेना है। वहीं इसे को मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी कनेक्ट करना चाहूँगी। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग को बोला जाता है कि हमें रात को अपना भोजन जो है वो ऐसे समय पे ख़त्म करना ताकि हमारी 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए, और हम सुबह जो खाना खाएं वो हमारा 16 घंटे की फास्टिंग की क्लॉक जो है वो उसको कवर कर ले। सर, आपने फ्रूट्स कंज्यूम करने के लिए बोला, तो जैसे अगर मैं हूँ और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का ट्राई करती हूँ, तो अगर मैंने रात का भोजन अपना 8 बजे, क्योंकि ऑफिस की वजह से और एक रूटीन एक होता है लाइफस्टाइल का, तो 8 बजे भी अगर हमने अपना लिया है भोजन, तो वो सुबह जो है वो 12 बजे तक होगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट लंच का टाइम हो जाता है। तो ये कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करनी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, और लंच भी जो है वो, तो ऐसा रूटीन जिसका होता है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन वो वक्त थोड़ा लेट हो जाता है तो ब्रेकफास्ट स्किप हो ही जाता है। एक तो ये लोगों की सिचुएशन होती है, दूसरा लोग ऑफिस गोइंग जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट को पूरी तरह स्किप ही करते हैं और डायरेक्ट लंच खाते हैं। तो यही जानना चाहूंगी कि इसमें सर्कैडियल रिदम जो है वो कैसे वर्क करेगी, और ये कैसे ठीक या फिर गलत है। जो सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग तो हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लेकिन जब DIP डाइट की बात आ जाती है, किसी को कोई मेजर डिसीज है या किसी को वेट ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है, उस कॉन्सेप्ट में DIP डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर उन्होंने 8 बजे के टाइम को थोड़ा पहले ले आएँ, उसको डिनर जल्दी कर लें, तो ब्रेकफास्ट में आपका टाइम हमें 10 o'clock आप फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स स्किप नहीं करने हैं। जो ब्रेकफास्ट है वो मेरे हिसाब से ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वही एक सबसे ज़्यादा जैसे अभी आपने बोला कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लेकिन जब मैं सुनता हूँ लाइक अ किंग तो लोग इसको पराठे और दही और बहुत मतलब हैवी डाइट को मानते हैं कि हाँ, लोग बहुत सारे छोले भटूरे को किंग लाइक अ फूड मानते हैं। लेकिन अगर इसको हम बहुत लग्जरियस, बहुत हेल्दीएस्ट
बहुत नेचुरल फूड अगर हम देखें तो वो आप कोई से भी प्रश्न पूछें तो ये नहीं आएगा। ये बहुत इसको हैवी फूड के कैटेगरी में आता है। हेल्दीएस्ट और लग्जरियस फूड सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रूट्स ही आते हैं। अच्छी क्वालिटी के अगर हम खाते हैं, उससे बेस्ट संसार में कोई मील नहीं है, क्योंकि वो नेचर ने पकाया है। हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जनरली लोगों की मेंटलिटी बन गई है, एक सेब काटते हैं, घर में 4 लोग हैं तो उसको बांट देंगे एक आम आया उसको बांट दिया। वो प्रायोरिटी पे नहीं होता, पनीर प्रायोरिटी पे होता है। लोगों के प्रायोरिटी पर पराठे होते हैं, लोगों की प्रायोरिटी पर हमारा क्या बोलते हैं कि मतलब जो बहुत हैवी फूड है उसको प्रायोरिटी पर देते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग अपने जीवन में प्रायोरिटी पर फ्रूट्स को लेकर आएं, नट्स को लेकर आएं, सीड्स को लेकर आएं। ये लाइव फूड है, इससे व्यक्ति की हेल्थ बेटर होगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से कहा कि लोग जो है प्रायोरिटी पर वो फूड्स को रखते हैं जो उनको नुकसान दे रहे हैं। प्रायोरिटी पर हमें नेचर के पास जाना है, क्योंकि वो सूरज ने, सन ने उसे पकाया है एक तरीके से। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसके बारे में बताया, सर्कैडियन रिदम के बारे में समझाया कि हमें कैसे जो अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्या दिनचर्या होना चाहिए, और साथ ही जो हमें प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हो रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। इंसोम्निया जैसी समस्या हो रही है तो जो है हमें योग निद्रा को अपनाना है, ध्यान को अपनाना है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपने हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की, सर्कैडियन रिदम। उम्मीद है ये एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो इस एपिसोड के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी PMC ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।